विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बस कुछ नए छात्रों की फौज आ गई है, एग्जाम दे के आगा क्या? कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? यस यस, लेकिन हमारी तो फीस माफ है थोड़ी यार। मुझे उतना अच्छा से हिंदी नहीं आती है। अरे अच्छा तो बोल रहे हो। असल में हमारा प्रोग्राम यहाँ गांव देहात के लोग देखते हैं, मैं भी देहाती आदमी हूँ। आप अंग्रेजी बोलोगे तो आप अंग्रेजी बोल लो, फिर हिंदी भी बोल देना, थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करें। ठीक है। मेरा नाम संतोष गिरी है, मैं धनगढ़ी नेपाल से हूँ। यहाँ अभी मैं सीए कर रहा हूँ। माई सेल्फ संतोष गिरी, आई एम फ्रॉम धनगढ़ी नेपाल। करेंटली आई एम डूइंग सीए। तो जो भी नेपाल में जो वो जेनजी ने आंदोलन किया था वो अभी वो प्राप्त हो गया है। अब उसको सही दिशा के तरफ ले जाने की ज़रूरत है और उसके लिए उन लोगों ने भी कुछ मांग किया है और जो मेरी तरफ से भी मैं कुछ सजेशन है, लेकिन उन लोगों ने वो ड्राफ्ट में तो रख चुके हैं। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट and formation of new government like interim government, that should not be include existing political party member. Then जो भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो भी वो जेनजी के कोल्ड मर्डर में सम्मिलित थे उन लोग को अरेस्ट करके उन लोग को सजाए देने की जरूरत है। ताकि जो भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिन्होंने भी मतलब वो किया था, गोली चलवाई थी। मैं समझ गया, आगे बोलिए। और पिछले जैसे नेपाली डेट के अनुसार 2046 के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पोजीशन में रहे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका संपत्ति का छानबीन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अकुत संपत्ति कमाया है। इसका सही छानबीन हो के उनको कार्रवाई होने की जरूरत है। पूरा लिस्ट बना। हाँ। और एक हम जरा बताते रहे। सुशीला कार्की वहाँ जज रही हैं, बीएचयू में पढ़ी हैं और भारत की पक्षधर हैं। उन्हें कार्यवाहक कैबिनेट प्रमुख इंटरिम गवर्नमेंट का अंतरिम सरकार का मुखिया चुने जाने की बात चल रही है। उस पर जेएनजी के लोग भी समर्थन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति ने जो बात कही है वहां के प्रेसिडेंट ने, वो डिसोल्यूशन की बात, पार्लियामेंट के संसद भंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ बोलिए। ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो संसद तो भंग होना चाहिए, क्योंकि अगर संसद भंग नहीं होगा तो वही जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है ना वही फिर आ जाएंगे और वैसे ही करेंगे। वो करप्शन जो जिसके लिए वो आंदोलन हुआ था वो। और बताइए क्या बोलना। और जैसे बताना हो तो जैसे अब ये क्या होता है कि जैसे नेपाल में जो चुनाव होता है ना वो दो तरफ से होता है। मतलब एक होता है समानुपातिक, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। समानुपातिक मतलब आप कुछ लोगों को चुनते हैं, वो फिर आगे चुनते हैं। नहीं, समानुपातिक मतलब नहीं, डायरेक्ट पार्टी को वोट जाता है, मतलब लोगों को वोट नहीं जाता है। और पार्टी जितने परसेंटेज पार्टी में वोट, अच्छा ठीक है, उस वोट आता है उसी हिसाब से मतलब उसको सीट मिलता है। और इसकी वजह से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है। और क्या होता है कि सब मिलजुल के सरकार बनाते हैं। और नेपाल में तो ये भी नहीं है कि मतलब आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है, मतलब सब मिल जाते हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंटरिस्ट सब मिलके मतलब वो अपना मलाई खाते हैं और सिर्फ अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं और आप खुद पैसा लूट के चले जाते हैं। और जो भी जनता होते हैं उन लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। अब देखिए, इसीलिए डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए और उसका टेन्योर मैक्सिमम 4 to 5 ईयर और उसको मैक्सिमम 2 पीरियड से ज्यादा नहीं इलेक्शन होने का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, साउथ एशिया के मुल्कों में बहुत जगह ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता से हटना नहीं चाहते। उसके लिए चाहे जो हो, जो भी मीन्स, जो भी साधन अपनाए जा सकते हो। आपने श्रीलंका में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, खालिदा जिया शेख हसीना ने किस तरीके से उनका वोटिंग जो इलेक्शन हुआ जिसमें जीती वो शेख हसीना, उसमें कहा गया कि उन्होंने रिगिंग की है, कब्जा किया है। और उसी इलेक्शन के बाद, और इसी तरह नेपाल में जो लोग भी सत्ता पक्ष में हैं,
जैसा इन्होंने कहा, आपका नाम क्या? संतोष गिरी। संतोष गिरी करे, विचारधारा का उल्टा पलटा सब ठीक है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सब शामिल हो जाते हैं और सरकार से हटने की, जो लोग भी सरकार में हैं उनसे हटने की, और ये बहुत जल्दी राजशाही के खत्म होने के 2 दशकों के भीतर ही नेपाल में इस तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद इस तरह का अनरेस्ट नेताओं के खिलाफ हो गया। मैं एक सवाल बस 2, चूंकि चर्चा पूरे दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में इस बात पर ज्यादा हो रही है कि क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र या राजशाही की तरफ लौटना चाहता है क्या? अब फिलहाल वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब वो अभी अनरेस्ट है। सब लोग मतलब अपना अपना बेनिफिट, अपना अपना स्टेक उठाने की तो कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बारे में तो ज्यादा क्या बोल सकते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि भाई 20 साल हुए, अभी 20 साल हुए 20 साल हुए और 43 साल राजशाही देखी, 62 में 30 साल 240 साल 240 साल राजशाही। 240 साल है क्या चीज? राजशाही। राजशाही 240, हिंदू राष्ट्र 62 से 1962 में बना था और वहाँ के राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए राजशाही और हिंदू राष्ट्र एक दूसरे के सिनोनिम है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आप कहाँ से? हाँ, मेरा नाम कॉमरेड सिंह है। मैं भी क्या नाम है? कॉमरेड सिंह। कॉमरेड सिंह? अरे कॉमरेड तो कम्युनिस्टों का। हाँ, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ये मेरा नाम है। आपके पापा कॉमरेड कम्युनिस्ट थे क्या? नहीं, मेरे पापा कम्युनिस्ट नहीं थे। तब कैसे कॉमरेड नाम रख दिए? जी, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई पार्टी से हूँ नहीं। हाँ। और मेरा सब विचारधारा एकदम जो है वो अनबायस्ड रहेगा, किसी की ओर ऐसे नहीं रहेगा कि हाँ भाई इसकी ओर से बोल रहा हूँ या कम्युनिस्ट की ओर से। तो पहली मेरी बात यह है कि जो जेनजी ने जो भी मुद्दा उठाया है वो सब एकदम जायज़ है, और उसमें मैं एक दो बात उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं इसको नेपाली में प्रस्तुत करूँगा तो बेटर रहेगा ताकि सबको समझ में भी आए, फिर मैं बाद में हिंदी में बोल दूँगा आपको। जस्तो कि नेपाली जेनजीहरूको आन्दोलन धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो गर्यो उनीहरूले, धेरै मुद्दाहरू जुन पनि उठाएछन् त्यो धेरै राम्रो हो। तर त्यहाँ जुन 1-2 मुद्दा उठिरहेछ जस्तो कि पुरै कन्स्टिट्युसन फेरि लेख्ने, त्यो कन्स्टिट्युसन फेरि लेख्न सकिँदैन। मतलब जो जेनजी ने जो सब मुद्दा उठाया वो एकदम जायज़ है, सही है, क्योंकि भाई इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ जब जो है जेनजी देख चुका है जो जनरेशन में। बट वो लोगों का एक पॉइंट ये आ रहा है कि भाई हम ना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखेंगे, हटा के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हटा के फिर से लिखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन में लिखी जाती है, वो बरसों अभी तो लिखाया ही था 10 साल पहले। हाँ, वो 2015 में लिखा गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड हुआ होगा वो। नहीं 15 में बना था, लिखा हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बना जाता है कि यार चलो एक दिन में उठाया और कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। हर कंट्री का माहौल अलग होता है, हर कंट्री का चीज़ अलग होता है, डेमोग्राफी अलग होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिशियन अलग चीज़ होता है। वो सब कुछ अंदर बाय द टाइम लिखा जाता है, चीज़ के टाइम के एक्सपीरियंस के साथ में लिखा जाता है। प्लस एडिशनली मैं दूसरा बात ऐड करना चाहूँगा कि जसरी कि जेनजीहरूले भन्दैछन् कि सबै जति मेम्बरहरू छन् पार्लियामेन्टको तिनीहरूलाई हटाएर अनि नयाँ बनाउने, चाहे तिनीहरू जति मेम्बर छ तिनीहरूलाई हटाउने। जैसे कि जो जेनजी बता रहे हैं कि जितने मेम्बर है पार्लियामेंट में उसको हटाया जाए और वहाँ पे कम मेंबर रखा जाए। लाइक कि हाँ, यहाँ पे अगर 400 मेंबर है तो 400 मेंबर के पार्लियामेंट में क्या काम। मैं इसमें यही बात ऐड करना चाहूँगी कि मल्टी पार्टी सिस्टम हट जाए नेपाल से, मल्टी पार्टी सिस्टम ना हो, 2 पार्टी रहे या 3 पार्टी रहे और वो आपस में सब कुछ कर पाए, ताकि एक पक्ष रहे तो दूसरा भी पक्ष रहे। ये सब मिल न जाए। हाँ, ये सब आपस में मिल गए। हाँ। पहले एक दूसरे के विरोधी थे। अब इस पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है, लाइक कि अहिले केही दिन पहिलाको भिडियो छ कि ओलीले भन्दैछन् कि म अहिले केही दिनपछि म राजीनामा दिन्छु 14 महिनापछि र त्यसपछि प्रचण्ड आउँछ, लाइक शेरबहादुर देउवा। मतलब कि ओली बहुत बता रहे थे कुछ दिन पहले, केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं कुछ दिन पहले बता रहे थे कि अभी मैं 14 महीना रूल करूंगा, उसके बाद में मैं देउवा को दे दूंगा। लेकिन ऐसा है कि जो एक मिनट इनको बोले। हाँ, मतलब ये बात तो ऐसे हो गया ना, मैं कुछ गेम खेल रहा हूँ और भाई मेरा अब आउट होने का टाइम आ गया, तुम्हें हैंड ओवर कर दिया मैंने, तुम चलाओ वहां से गेम देखो। इसका मतलब कह रहे हैं अभी खबर ये भी आई है कि वहां पर युवाओं की मांग ये है कि पिछले 5 जो प्रधानमंत्री रहे हैं और उस समय के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी सबकी संपत्ति का खुलासा हो, उसकी जांच हो और उनको सत्ता के किसी भी खेल से तुरंत बाहर कर दिया। ये भी एक बात चल रही है। एक बात बताइए, ये
मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पर इधर उधर लोग कह रहे थे ब्राह्मण के खिलाफ तो जातिवाद, ब्राह्मणों का प्रभुत्व, डोमिनेंस, ये सब क्या है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वही तो नेपाल में ऐसा जातिवाद ऐसा पहले था, लेकिन अभी मतलब जातिवाद उतना नहीं है। मतलब ये ऐसा ही मतलब जो बाहर से ये सब बात कहाँ से आ रही है? इन्फ्लिक्टेड हुआ बात है। मतलब वो तो बात तो जो भी बना सकता है ना। हाँ, जैसे कि सोशल मीडिया है, कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है क्योंकि सबका अपना फंडामेंटल राइट है। यही तो सबसे ज्यादा गंद भी इस बीच में आके कोई भी आके कुछ भी बक जाता है क्योंकि अभी जब पता है नेपाल में इतना नेपाल के हैं? हाँ, अरे आए भैया, आओ आओ आओ। हाँ, अभी जब नेपाल में इतना चीज हो रहा है तो उसमें हाथ सेकने सब आएंगे कि जिसको जो अब किसी को ब्राह्मण के बारे में मन लग रहा है ब्राह्मण के बारे में बोल दे रहा है, कोई मुस्लिम संगठन के बारे में बोल दे रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल दे रहा है, कोई बोल रहा है राजा के बारे में बोल रहा है। तो भाई अभी सबको मिल रहा है कि चलो भाई हाथ सेक लेते हैं, अभी समय है। व्यूज के चक्कर में हो, चाहे पॉपुलैरिटी के चक्कर में हो, चाहे पैसा कमाने के चक्कर में ये हो, कोई ब्राह्मण और राजपूत और ये सब ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल पहले से ही एक शांत राष्ट्र रहा हुआ है। वही तो यार, वहाँ पे कभी भी ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ है। अभी तक भी इतना दिन से चल रहा है नेपाल में। बहुत सारे धर्म के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, एक ही धर्म नहीं है, बहुत सारे भाषाएं भी है, बहुत सारा कल्चर भी है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे सब मेल मिलाप से रह रहे हैं। देखिए